हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 1 का वॉल्यूम नंबर 2 का मैथ का सोल्यूशन। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, आप इस वीडियो क्लास के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि तृतीय अनुपात बराबर में होता है बी स्क्वायर बटा में ए, जहां पर बी का मान दिया है 40 और ए का मान दिया है 16। यहां से हम करेंगे 40 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ये 16। यहां से दोस्तों आ जाएगा 40 गुने में 40 और बटे में आ जाएगा 16। तो ये 4 4 के 16 ये कट गया। यहां से आ गया 10 गुने में 10 यानी कि 100, यानी कि 16 और 40 के तृतीय अनुपात आ गया 100। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होता है। यानी कि 3 को भाग देना है 8 से। ये दोस्तों यहां से 0 बैठाएंगे, ये हो जाएगा 30 और ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 3 के 24, बचा 6। फिर यहाँ पर 0 के बैठेगा, ये हो जाएगा 8 7 56। यहाँ पर बचा दोस्तों 4, फिर 0 आएगा, यानी कि 8 5 40। यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो कितने अंक के बाद दशमलव जो है वो समाप्त हो जा रहा है, वो दोस्तों हो जा रहा है 1 2 3 अंकों के बाद, यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार जो है वो समाप्त हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो है 1 2 3 4 ... ये अनंत तक है। ठीक है, और यहां से बोला है कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, क्योंकि विषम संख्या कौन सी है। विषम संख्या पहली हो जाएगी हमारा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। ये दोस्तों कितनी संख्या होगी, ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्हीं का पूछा है माध्य। तो दोस्तों, हम लोग माध्य बराबर जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल परिणामों का योग और बटा में होता है कुल परिणामों की संख्या। यहां से कुल परिणामों का योग यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और + 15, और बटे में हो जाएगा 8, क्योंकि 8 विषम संख्या है। यहां से हो जाएगा इसका 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 9 26 26 और 11 37 37 और 13, यानी कि 40 10 50 50 और 15, यानी कि 65। यानी कि ये दोस्तों कर जाएगा 8 8 64, दशमलव बैठेगा यानी कि 10 हो जाएगा। फिर 8 का मार्क 2 8 दूनी 16 4 8 5 40, यानी कि लगभग में हमारा आ जाएगा प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य वो आ जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि a + b बराबर में है 90 डिग्री और साइन a बराबर में है
3/5, तो tan b का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहां से दिया है a प्लस बी का मान दिया है 90 डिग्री। तो दोस्तों यहां से हम a बराबर में लिख सकते हैं 90 माइनस b, ठीक है। यहां से दोस्तों दिया साइन a बराबर में 3/5, यानी कि साइन a का मान 90 डिग्री माइनस का b, यानी कि यहां से 90 डिग्री माइनस का b, इसका मान दिया 3/5। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस a बराबर में होता है कॉस से, या साइन 90 माइनस b बराबर में होता है कॉस b। यहां से आ जाएगा साइन 90 माइनस b, यानी कि यहां से हम दोस्तों लिख सकते हैं कॉस b बराबर में 3/5। तो कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बट्टा में कर्ण, यानी कि आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। यहां से लंब निकाल लेंगे, क्योंकि लंब बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। यहां से लंब बराबर में हो जाएगा कर्ण कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहां से लंब बराबर में आ जाएगा हमारा 25 माइनस का 9, यानी कि यहां से आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट का 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। यहां से आ गया हमारा लंब 4, और पूछा है tan b का, यानी कि tan b बराबर में यहां से हम लिख सकते हैं लंब बटा में आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार। यहां से लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3 है, क्योंकि tan b का मान आ गया 4/3, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 51 m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो m का मान क्या होगा? यानी कि 51 और 85 का जो एचसीएफ है वो दिया है प्रश्न के अनुसार 51 m माइनस का 85। तो दोस्तों हमारे आंसर कितना हो जाएगा 51 और 85 का एचसीएफ? तो 51 और 85 का एचसीएफ हो जाएगा 17। यही 17 का मान दिया है 51 m माइनस का 85। यहाँ से हो जाएगा 17 प्लस का हो जाएगा ये 85, क्योंकि माइनस का 85 है, इधर आएगा ये हो जाएगा प्लस का 85 और बराबर में हो जाएगा 51 m। यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 8 1 9 और 1 10, यानी कि 102 बराबर में 51 m। यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि m बराबर में आ गया यहाँ से हमारा 2, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √7 प्लस √9 इंटू का √7 माइनस √9 यह किसके बराबर है? तो दोस्तों ये नहीं लग रहा है कि ये a प्लस बी और इंटू का a माइनस बी के ये फॉर्म में। तो दोस्तों इसका जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा √9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहां से आ गया हमारा 7 माइनस का 9, यानी कि -2। तो दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं कि √7 प्लस √9 इंटू का √7 माइनस √9 जो है वो -2 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x बराबर में 5 और y बराबर में 2 पर 16 x के पावर 4 प्लस 25 y स्क्वायर और माइनस का 40 x स्क्वायर y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां से दिया है 16 x के पावर 4 प्लस का 25 y स्क्वायर और माइनस का 40 x स्क्वायर इंटू का y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको अगर हम करते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 x के पावर 4, और यहाँ पर करते हैं 5 y का स्क्वायर और माइनस किधर करते हैं 2 इंटू 4x स्क्वायर और इंटू का 5 y। यहाँ से दोस्तों ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 5 40। इतना बराबर हम लिख सकते हैं
16 x के पावर 4 प्लस का 25 वाई स्क्वायर और माइनस का 40 एक्स स्क्वायर वाई। ये दोस्तों देखने पर लग रहा है कि यह है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर और यह है माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि एक जगह पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा बी के जगह पर 5y इसका होल स्क्वायर। यहां से दोस्तों दिया है x का मान 5, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 4 इंटू का 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ये हो जाएगा माइनस का 5, y का मान दिया है 2 यानी कि गुने 2 और इसका होल स्क्वायर यहां से हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 5 दूनी 10 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से हमारा आ जाएगा 100 में से 10 जाएगा 90, यानी कि 90 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य जो है वो 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि दोस्तों यहां से दिया है 10 कमीज के क्रय मूल्य, यानी कि 10 सीपी बराबर में दिया है 8 एसपी। यहां से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। तो दोस्तों यहां से सीपी बटा में एसपी हम लिख सकते हैं कि 4 बटे में 5। यहां से खरीद रहा है 4 में और बेच रहा है 5 में, यानी कि इसको लाभ हो रहा है। यहां से प्रॉफिट परसेंट बराबर निकाल लेंगे, यानी कि लाभ हो रहा है 1 रुपया का और किससे लाभ हो रहा है तो 4 रुपया से हो रहा है और गुने में कर देंगे 100, एक कर जाएगा 25 बार में, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर में आ जाएगा यहाँ से 25%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 1600 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों यहां से दिया है P बराबर में दिया है 1600, R बराबर में दिया है 15% और अमाउंट दिया है यानी कि मिश्रण दिया है 2116 रुपया और यहां से पूछा है हमसे T। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मिश्रण बराबर में होता है मूलधन इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 के पावर T। यहां से मिश्रण दिया है 2116, देखिए 2116 बराबर में हो जाएगा 1600 इंटू का 1 प्लस R दिया है 15% और इंटू का हो जाएगा T। यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं 2116 बटे में 1600 बराबर में ये हो जाएगा दोस्तों 15 और ये 20 पाँचे 100, क्योंकि 20 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस 3 यानी कि 23 बटा में 20 के पावर हो जाएगा T। तो दोस्तों अगर हम इसको कटाते हैं, एक कर जाएगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16 और ये कर जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से कटाते हैं, एक कर जाएगा 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहां से हमारा आ गया 529 बटा में 400 बराबर में 23 बटा में 20 के पावर T। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 23 बटा में 20 का स्क्वायर, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529 और 20 का स्क्वायर होता है 400 और बराबर में हो जाएगा यहाँ से 23 बटे में 20 के पावर T। यहाँ से 23 बट्टा में 20 और यहाँ पर है 23 बट्टा में 20। ये दोस्तों कट जाएगा, यानी कि यहाँ से T बराबर में हमारा आ जाएगा 2 वर्ष। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस tan 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री, यह किसके बराबर है। तो दोस्तों यहां से दिया है 1 प्लस tan 15 डिग्री और इंटू का दिया है cot 75 डिग्री। तो दोस्तों यहां से हम जानते हैं
कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा। यहां से दोस्तों हम करते हैं कोट 90 माइनस 15 डिग्री, यहां से हो जाएगा tan का 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि यहां से आ जाएगा कोट 75 डिग्री, जो कि इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan 15 डिग्री और इंटू का लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। यहां से दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 15 डिग्री के मान के बराबर, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है m प्लस 3, m प्लस 5, m प्लस 6, m प्लस 9 और m प्लस 12 के माध्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि माध्य बराबर में हो जाएगा कुल परिणामों का योग, यानी कि m प्लस 3 प्लस का m प्लस 5 प्लस का m प्लस 6 प्लस का m प्लस 9 और ये प्लस का m प्लस 12 और बटे में हो जाएगा कुल परिणामों का संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बटे में 5। इसको दोस्तों का जोड़ते हैं केवल m को, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5m प्लस का हो जाएगा ये 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 12 यानी कि 23 और 2 25 और 10 35, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 35 और बटे में हो जाएगा 5। यहाँ से दोस्तों अगर 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ से m प्लस का 7 और बटे में हो जाएगा 5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया m प्लस 7, यानी कि इन सभी संख्याओं के माध्य का मान आ गया m प्लस 7, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो दोस्तों इसको बनाएंगे प्रोग्रेसिव मेथड से, यानी कि x प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, यह होता है प्रोग्रेसिव मेथड। यहां से निकाल देंगे शुद्ध वृद्धि या कमी, यानी कि शुद्ध वृद्धि या कमी बराबर में हो जाएगा, पहले क्या दिया है 5% की कमी, यानी कि यहां से हो जाएगा माइनस का 5 और फिर किया है 5% की वृद्धि, यानी प्लस का 5 और माइनस का हो जाएगा 5 इंटू का 5 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस का और प्लस 5 का, यानी कि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 25 और ये 25 चौके 100, यानी कि माइनस का 1 बटे में 4। तो दोस्तों यहां से हम लिख सकते हैं 0 माइनस 0.25, यानी कि यहां से हमारा आ गया दोस्तों माइनस का 0.25, यानी कि 0.25 किसको कमी हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहां से दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944, यहां से 1944 बराबर में 6 गुने में भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो दोस्तों कट जाएगा 6 18 1, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 बराबर में ए स्क्वायर, यानी कि यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं भुजा बराबर में अंडर रूट का 324। यहां से भुजा बराबर में आ जाएगा
324 का वर्गमूल यानी कि 18। यहाँ से घन का आयतन पूछा है, यहाँ से घन का आयतन निकाल देंगे, यानी कि घन का आयतन बराबर में होता है भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब। यहाँ से हो जाएगा 18 का क्यूब, यहाँ से 18 का क्यूब यानी कि 324 इंटू का 18 कर देंगे। 18 को 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 43 के 3 हासिल 4 और 18 दिया 54, 54 और 4 58, यानी कि 5832 सेमी क्यूब, यानी कि यहाँ से आ गया घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है ट्रेन की चाल, यानी कि ट्रेन की चाल जो दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दिया है 400 मीटर और पुल की लंबाई दिया है 600 मीटर, क्योंकि चाल को करना पड़ेगा हमको मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि इसकी लंबाई दिया है मीटर में और पुल की लंबाई भी दिया है मीटर में। तो यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेन की चाल हो जाएगा 60 गुने 5/18, क्योंकि हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदल रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये 36 18 और ये 10 छक्के 60, इनकी ट्रेन की चाल आ गई यहाँ से हमारा 10 5 50 बटे में 3 मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ट्रेन की चाल इनकी 50 बटे में 3 बराबर में हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई। कि ट्रेन जो है वो अपने लंबाई प्लस पुल की लंबाई को दोनों को मिलाकर पार करेगी, और इसी को पार करने में जो समय लगेगा वही हो जाएगा पुल को पार करने में लगा समय। यानी कि यहाँ से हो जाएगा ट्रेन की लंबाई 400 प्लस का हो जाएगा 600 और बटे में हो जाएगा टी। यहाँ से हो जाएगा 50 बटे में 3 बराबर में 600 और 400 यानी कि 1000 बटे में हो जाएगा टी। ये कट जाएगा दोस्तों 20 बार में, यानी कि यहाँ से टी बराबर में हमारा आ गया 20 TI 60 सेकेंड। 60 सेकेंड दोस्तों मतलब 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना था। तो दोस्तों यहां से मान लेते हैं कि मूल बिल जो है मूल बिल वो है 100%, जिसमें कि 10% जब कमी हो जाता है तो वह 279 रुपये का भुगतान करता है। यानी कि अगर माइनस का 10% होता है, यानी कि 90% जब होता है तो बिल का भुगतान करता है 279 रुपया। यहाँ से 1% बराबर में हो जाएगा 279 और बटे में हो जाएगा 90। ये दोस्तों कट जाएगा 10 9 90 और ये 9 3 27 और ये 9 एकम 9। यहाँ से पूछा है मूल बिल, कि मूल बिल 100% बराबर में हो जाएगा 31 बटा में 10 गुने में हो जाएगा 100। एक दूसरे की कैंसिल आउट, यहाँ से मूल बिल हमारा 310 रुपया, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घेरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। यानी कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, तो 2 संकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि एक वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त है। ये हो गया हमारा पहला वृत्त और ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 14 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, देखिए यहां से ये दूरी है 7 सेंटीमीटर। तब बोला है कि दोनों वृत्तों के बीच यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये यानी कि छल्ले जैसे
आकृति का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस का हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस के इधर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू का हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 7 का स्क्वायर। यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं पाई इंटू 14 का स्क्वायर यानी कि 196 और ये हो जाएगा माइनस का 7 का स्क्वायर यानी कि 49। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 22 बटे में 7 इंटू का 6 में से 9 नहीं जाएगा, ठीक है 16 में से 9 जाएगा 7 और ये 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 1, क्योंकि 1 कर जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 और 1 7 एकम 7, यानी कि यहाँ से आ गया छले जैसे आकृति का क्षेत्रफल आ गया 22 गुना 21 यानी कि 22 एकम 22 हासिल 2 22 दूनी 44 और 2 46 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माध्य बराबर में दिया है 3 माध्य का माइनस का बहुलक बट्टे में P है तो P का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहां से दिया है माध्य बराबर में 3 गुणे माध्य का और माइनस का दिया है बहुलक बट्टे में P और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे माध्य बराबर में होता है 3 गुणे माध्य का और माइनस का होता है बहुलक। यहाँ से माध्य बराबर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि माध्य बराबर में हो जाएगा 3 गुणे माध्य का माइनस का बहुलक और बट्टे में हो जाएगा 2। ये भी माध्य और ये भी माध्य, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके यहां से हम दोस्तों लिख सकते हैं 3 माध्य का माइनस का बहुलक बट्टे में P बराबर में 3 गुने माध्य का और माइनस का बहुलक और बट्टे में हो जाएगा ये 2। ये 3 गुने माध्य का माइनस बहुलक ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि यहां से आ गया 1 बट्टे में P बराबर में 1 बट्टे में 2। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ से P बराबर में 2, क्योंकि P का मान आ गया यहाँ से 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, यह एक कौन सी संख्या है। यानी कि √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर दिया है, इसको दोस्तों स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा √11 का स्क्वायर और ये प्लस 2 इंटू √3 इंटू √11, यानी कि 3 प्लस का 11 और प्लस का 2√33। यहाँ से 11 3 14 प्लस 2√33, क्योंकि यह जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में है m इंटू 2m प्लस का 3 बराबर में है m स्क्वायर प्लस का 1। तो दोस्तों m से गुना होगा तो यहाँ से हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 3m बराबर में m स्क्वायर प्लस का 1। तो m स्क्वायर को इधर लेकर जाते हैं और एक को भी इधर ही लेकर आते हैं, देखिए 2m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस का 3m और माइनस का 1 बराबर में इधर जाएगा 0। ये हो जाएगा 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर घटेगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 1 बराबर में
0, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि m के पावर 2 है, यानी कि m के घात 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 2y प्लस 1 बराबर में 2y माइनस 3। यहां से दोस्तों हो जाएगा y स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा 4 और 1 5 माइनस का 2y और इन सभी को लाते हैं इस साइड में, यानी कि माइनस का 2y और प्लस का हो जाएगा 3 बराबर में 0, यानी कि y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 5 3 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4 y बराबर में 0, यानी कि यहाँ पर भी y के घात है 2, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8 बराबर में x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी है। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन सी को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 बराबर में ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इन सभी को लाएंगे इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 और यह जगह प्लस का 4 बराबर में 0, क्योंकि ये कर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया x प्लस 12, यानी कि यहाँ पर x का घात जो है वो 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों पहले 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4, यानी कि 9999, जो कि 83 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इसको 83 से भाग देते हैं तो यहाँ पर शेषफल जो आएगा वहां पर शेषफल आना चाहिए 0। इसको दोस्तों अगर हम भाग देते हैं यानी कि 83 को कितना से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 83 एकम 83, यानी कि ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 9 में से 8 जाएगा 1, फिर उतरा 9। तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं 3 से गुना तो 3 के 9 और 3 के 24, लेकिन हमको करना पड़ेगा 2 से, तो 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16, क्योंकि 9 में से 6 जाएगा 3 और ये कट जाएगा, फिर उतरेगा यहाँ से 9, यानी कि अगर हम इसको करते हैं तो ये नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ से आ गया हमारे शेषफल 39, यानी कि 9999 में से अगर हम 39 को घटा देंगे तो 83 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 83 से पूर्णतः विभक्त बड़ी संख्या आ जाएगा, वह हो जाएगा 9999 और माइनस का हो जाएगा 39, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 99 60 जो है वो ऐसी संख्या है जो 83 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार जो है वो 20 ग्राम कम दिखाया था। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। यहां से दिया है कि 10 सेब के नमूने का औसत जो है, इनकी एवरेज जो है वो है 104 ग्राम, जिसमें कि कांटा ने प्रत्येक सेब का भार जो है वो 20 ग्राम कम दिखाया गया है। तो त्रुटि कितना किया है, त्रुटि किया है 20 ग्राम का एक सेब के वजन में। यहां से हो जाएगा त्रुटि 10 सेब का, ये हो जाएगा 20 गुने में 10, यानी कि 200 ग्राम का त्रुटि दिखाया है। इसका औसत निकाल लेंगे, यानी कि त्रुटि औसत बराबर में हो जाएगा 200
कितने सौ का त्रुटि दिखाया है, वो दिखाया है 10 का। ये बॉटम हो जाएगा 10, तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, क्योंकि यहाँ से आएगा त्रुटि एवरेज आ गया 20। यहाँ से सही एवरेज पूछा है, क्योंकि सही एवरेज हो जाएगा 104 और प्लस का हो जाएगा 20 का कम दिखाया है, तो 20 इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 124 ग्राम। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √2 और √3 का गुणनफल क्या होता है। यानी कि यहां से दिया √2 गुने √3 का गुणनफल क्या होगा, तो √2 गुने √3 का गुणनफल हो जाएगा √6, और √6 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो क्लास में यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं इसके अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।